मुंबई के अंधेरी के अंदर एक व्यक्ति रिक्शा चलाया करता है। उसका रिक्शा किराए का है, यानी कि कुछ पैसे उसे मालिक को देने पड़ते हैं और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों से वो अपने घर का खर्च चलाया करता है। तभी एक दिन शाम को जब उसके घर जाने का टाइम होता है, उसी समय पर उसकी पत्नी का फ़ोन आता है कि जब आप घर आओ तो घर आते समय कुछ सब्जियां ले आना। उसके बाद वह व्यक्ति मार्केट से कुछ सब्जियां खरीदता है और उनको रखने के लिए जैसे रिक्शा के पीछे वाली जगह पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बैग रखा हुआ है। जैसे वो व्यक्ति उस बैग को खोल कर देखता है तो उसके अंदर सोने चांदी के जेवरात थे और उनकी कीमत लगभग 5 लाख लग रही थी। अब इस बात को देखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज दिन में ऐसा कौन सा कस्टमर आया था जिसका यह बैग रह गया है, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार आदमी है दोस्तों। इसी वजह से वो गहरे सोच विचार में पड़ गया है। दोस्तों, क्या होता है इस कहानी में, इससे आगे क्या वह व्यक्ति उसका बैग लौटाता है या फिर उस बैग को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरुण की। अरुण जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और उसके बाद वह छोटे मोटे काम किया करता है। उसी दौरान उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और जिस लड़की से उसको प्यार हुआ था वो उसकी कास्ट की नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर वो रहा करता था वहाँ पर इस तरह से कोई शादी नहीं कर सकता था। अब इस बात को देखते हुए वह लड़का उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, तो वह फैसला लेता है कि इस लड़की को लेकर मैं भाग जाऊंगा और हम लोग कहीं दूर जाकर आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और इसी कारण से अरुण उस लड़की को लेकर उत्तर प्रदेश से भागकर मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई जाने के बाद वो एक चौल में किराए का कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर अपनी उस पत्नी के साथ रहने लगता है जिससे वो प्यार किया करता था, क्योंकि भागकर उसने उससे शादी कर ली थी और शादी करने के बाद अब अपनी पत्नी को उस चौल के अंदर रखा करता है। अब कुछ दिनों तक समय ऐसे ही व्यतीत होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस होता है कि अगर हमें यहाँ पे जिंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वह लड़का बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, तो वह सोचता है कि क्यों ना एक ऑटो रिक्शा लिया जाए और उसको चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा और इसी तरह से समय व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद वह लड़का थोड़े दिनों तक इधर उधर मेहनत करता है। 2 ही लोग थे और उनके खर्चे भी कंट्रोल में थे, तो कुछ दिन मेहनत करने के बाद उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और उन पैसों से एक किस्तों पर रिक्शा निकलवा लेता है। ऑटो रिक्शा निकलवा लिया था, अब उसको वह इधर उधर चलाया करता और इसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ उसको एक बेटी भी हो जाती है। अब घर के अंदर 3 सदस्य हो गए थे, खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी एक दिन अचानक उसकी बेटी जब 6 महीने की थी तो उसको एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के चलते उस पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। अब जैसे ही उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था तो उसके बाद वह व्यक्ति उस रिक्शे को बेच देता है, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं था बेचने के लिए जिसे बेचकर वो इस मुसीबत से बाहर निकल सके। उसने अपना रिक्शा बेच दिया था जो उसकी आमदनी का जरिया था और उसके बाद अपनी बेटी का इलाज करवा देता है। बेटी का इलाज हो गया था। इलाज होने के बाद बेटी स्वस्थ होकर घर आ जाती है और इसी तरह से कुछ दिन और उनके बीत जाते हैं। अब जो अरुण है उसे फिर से चिंता सताने लगती है कि घर का भरण पोषण करना है, जिसको मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और जो मेरी बेटी है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है, उन सभी का भरण पोषण अच्छी तरह से करना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके साथ वाले जो रिक्शा चलाया करते थे वो उसे बताते हैं एक रिक्शा मालिक के बारे में जिसके पास बहुत सारे ऑटो रिक्शे थे और वो अपने रिक्शों को किराए पर चलवाया करता था, यानी कि रिक्शों को 12 घंटे के लिए किराए पर दिया करता था और बदले में उनसे कुछ पैसे लिया करता था। अब इस बात को सुनकर जो अरुण है वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है और उस अपने दोस्त के साथ उस व्यक्ति के पास चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो उससे बात करता है और बातों ही बातों में तय होता है कि इस रिक्शे को चलाने के लिए उसे 12 घंटे का किराया 500 रुपये देना पड़ेगा और 500 रुपये के बाद जो भी तुम्हारी कमाई होगी वो तुम रख सकते हो। इसके बाद अरुण उस रिक्शे को चलाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होता रहता है। उनके लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे उस रिक्शे से कम जाया करते थे। वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं जो घर किराए का था और ऐसे ही करते हुए उसकी बेटी बड़ी हो जाती है। उसका स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। अरुण अपनी बेटी का एक साधारण से स्कूल में एडमिशन करवा देता है। बेटी पढ़ने के लिए जाया करती और अब उनके खर्चे और थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके बाद अरुण और भी ज़्यादा मेहनत किया करता। 12 घंटे की जगह वो 16 घंटे रिक्शा चलाने लगता है। तभी एक दिन शाम को अरुण दिन भर का काम करने के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार था। तभी उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वो उससे कहती है कि ऐसा कीजिए, बाजार से कुछ सब्जियां ले आना, सब्जियां घर पे खत्म हो गई हैं। उसके बाद अरुण बाजार से कुछ सब्जियां खरीदता है और उस सब्जियों के थैले को जैसे ही अरुण अपने रिक्शा में
पीछे की तरफ रखने लगता है तो उसे वहां पर एक लाल बैग दिखाई देता है। अब उस बैग को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है। फिर भी वो उस बैग को उठाता है। उठाने के बाद उसको खोलकर देखता है तो उस बैग के अंदर सोने चांदी के आभूषण थे और देखने से लग रहा था इनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। अब उस बैग को देखने के बाद अरुण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि शाम हो गई थी और शाम को उसे घर भी जाना था और ये बैग उसके ऑटो में रह गया था। वह सोच में पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि ये बैग किसका होगा, क्योंकि दिन भर उसने कई सवारियों को इधर से उधर पहुंचाया था और उनमें से किसी एक सवारी का ये बैग उसके ऑटो में रह गया था। इधर जिसका ये बैग था वो एक करोड़पति महिला थी, उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। आज ही के दिन सुमित्रा सुबह सुबह अपने ड्राइवर के साथ मार्केट जाती है। उसको मार्केट से कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी, क्योंकि उसे अपनी बहन की बेटी की शादी में शाम को जाना था। अब मार्केट में शॉपिंग करने के बाद जैसे ही वो बाहर आकर अपनी कार में बैठती है, उसके बाद ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर गाड़ी चलाओ। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी में सेल्फ मारता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी तो इस बात को देखकर जो सुमित्रा मैडम है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनको शाम को शादी में भी जाना है और उन्होंने शॉपिंग तो कर ली थी, लेकिन घर जाकर उन्हें अच्छे से तैयार होना है। अब इसके बाद सुमित्रा मैडम उस ड्राइवर से कहती हैं कि तुम ऐसा करो, इस गाड़ी को बनवाकर जल्द से जल्द घर ले आना, मैं किसी ऑटो को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद सुमित्रा मैडम में बैठ जाती हैं और ऑटो में बैठने के बाद अपने उस बैग को अपनी वाली सीट के पीछे रख देती हैं। वहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है, उसी जगह में उसने उस बैग को रख दिया था और जैसे ही उसका घर आता है तो वह अपने घर पर उस बैग को बिना लिए ही उतर जाती है। वह ऑटो वाले को पैसा देती है और सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह तैयार हो जाती है और जैसे ही अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए उन आभूषणों को ढूंढने लगती है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो आभूषण अब उसे कहीं भी मिल ही नहीं रहे थे। अब इसके बाद वो सोचने लगती है कि वो आभूषण कहाँ रह गए होंगे। पहले तो वो सोचती है कि शायद हो सकता है ये आभूषण उसी दुकान पर रह गए होंगे जहाँ से मैंने उन्हें खरीदा था। इतनी ही देर में उनका ड्राइवर भी वहां पर आ जाता है, तो वह अपने ड्राइवर के साथ बैठती हैं और ड्राइवर के साथ बैठकर सीधा उस दुकान पर पहुंच जाती हैं। वहां पर जाने के बाद वो पता करती हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जब मैं यहां से निकली थी तो मेरे पास वो आभूषणों का बैग था। अब उसके बाद वह सोचती है कि शायद उस ऑटो में रह गया होगा, तो इसके बाद वो वहाँ पर जितने भी ऑटो थे उन सभी से पूछती है, लेकिन उस ऑटो वाले का उन्हें कोई भी अता पता नहीं मिलता है। उसके बाद जो सुमित्रा मैडम थी वो थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं और इसी परेशानी के चलते वो स्टेशन पहुंच जाती हैं वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर किसी को वो बैग मिले तो हो सकता है वो यहीं पर पास वाले स्टेशन में उसको देने के लिए आया होगा। उसके बाद वे स्टेशन जाती हैं, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता कि उनका बैग किसी को मिला हो। इसके बाद वो थकी हारी अपने घर आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा गहरे सोच विचार में पड़ जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि अगर वो आभूषण टाइम पर नहीं मिले तो मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में क्या लेकर जाऊंगी। दरअसल उसने उसे गिफ्ट देने के लिए वो आभूषण खरीदे थे। पैसों की तो उसे इतनी खास कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन आभूषणों को खरीदने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था और इतना टाइम अब उसके पास दोबारा नहीं था। इसी चीज को सोच सोच कर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। तभी अचानक से सुमित्रा मैडम के दरवाजे की बेल बजती है। जैसे ही मैडम जाकर दरवाजा खोलती हैं तो सामने और कोई नहीं, वही लड़का अरुण खड़ा हुआ था, ऑटो वाला। और दरवाजा खुलते हुए सुमित्रा मैडम से पूछता है कि मैडम क्या आपका बैग मेरे ऑटो में रह गया था। उसके बाद मैडम एकदम से कहती है कि हाँ भाई, मेरा बैग तुम्हारे ऑटो में रह गया था। तो वो पूछता है कि मैडम किस रंग का था। तो उसके बाद सुमित्रा मैडम बताती है कि वो लाल रंग का था और उसके अंदर ढेर सारे आभूषण थे जिनकी कीमत 6 लाख रुपए थी। अब इस बात को सुनने के बाद ऑटो वाले को विश्वास हो जाता है कि ये बैग इन्हीं मैडम का था। उसके बाद वो वापस अपने ऑटो पर जाता है और उस बैग को लाकर सुमित्रा मैडम को दे देता है। जैसे ही सुमित्रा मैडम उस बैग को देखती हैं और उस व्यक्ति की तरफ देखती हैं तो बड़ी ही आश्चर्य में पड़ जाती हैं। वो सोचती है कि इतना मामूली सा रिक्शा वाला इतने महंगे जेवरों को देखकर भी इस बैग को मुझे वापस लाकर क्यों दे रहा है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ऐसे ईमानदार लोग मिलना बड़ा ही मुश्किल है और इसी वजह से सुमित्रा मैडम इस बात के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। उसके बाद वो ऑटो वाले को घर के अंदर बुलाती हैं और अंदर बुलाने के बाद उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। कहती है कि ये बैग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। वहीं पर बैठ जाते हैं, उसके लिए चाय पानी मंगाया जाता है। चाय पानी पीते हुए सुमित्रा मैडम उससे पूछती हैं कि भाई ये बताओ, मैं तो तुम्हारे ऑटो में ये बैग छोड़कर आ गई थी और तुम चाहते तो इसे लेकर जा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद वह बताता है कि मैडम
हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम ईमानदार हैं। भगवान जो हमें देना चाहता है हम उसी के सहारे रहते हैं। अगर हम इस तरह से पैसेंजरों के साथ करेंगे तो इस दुनिया में ईमानदारी का नाम ही मिट जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सुमित्रा मैडम ऑटो वाले की तरफ एक अलग ही तरह की दृष्टि से देखने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा था जिसने ये ठान लिया था कि हालात चाहे कैसे भी हो लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुमित्रा मैडम उससे पूछती है कि मैं तो इसे तुम्हारे ऑटो में 4 घंटे पहले छोड़ के आ गई थी, लेकिन तुम्हें इसे लाने में इतनी देर कैसे लग गई। उसके बाद ऑटो वाला अरुण उसे पूरी कहानी बताता है। कहता है कि मैडम जब मैंने अपना पूरा काम कर लिया था तो उसके बाद मेरी पत्नी का फोन आया था, उसने मुझे सब्जियां लाने के लिए बोला था। मैंने जैसे ही बाजार से सब्जियां खरीदी और इनको रखने के लिए पीछे की तरफ गया ऑटो में तो मुझे आपका बैग दिखाई दिया। अब इसके बाद मैं गहरी सोच विचार में पड़ गया था और सोचने लगा था कि ये बैग आखिर है तो किसका है। उसके बाद मैंने अपने सभी कस्टमर को जिनके मुझे एड्रेस पता थे उनके घर जा जाकर इस बैग के बारे में पूछा। अब कुछ लोगों ने तो बैग का नाम सुनते ही पहले ही बोल दिया कि हमारा बैग है। उसके बाद मैं कंफर्म किया करता था कि कौन से रंग का था और उस बैग के अंदर क्या क्या था। अब कुछ लोग जो लालची थे वो झूठ बोलकर उस बैग को हड़पने की कोशिश किया करते, लेकिन इन दोनों बातों से, जो दोनों बातें मैंने आपसे पूछी थी, इन्हीं बातों से मैं इस चीज़ का पता लगा लिया करता कि ये बैग उनका है या नहीं। लेकिन आपको आकर जैसे इन बातों के बारे में पूछा तो आपने एकदम सटीक उत्तर दिया और इसी से ये सिद्ध हो गया कि ये बैग आप ही का है। अब पूरी बात को सुनने के बाद जो सुमित्रा मैडम थी वो ऑटो वाले को इज्जत भरी निगाहों से देखने लगती हैं और ऑटो वाले से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम अपना नंबर और नाम मुझे लिख कर दे जाओ। उसके बाद वो ऑटो वाला अपना नाम और नंबर लिख कर दे जाता है, लेकिन मैडम से कहता है कि मैडम हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं ठीक है, भगवान हमें इतना दे देता है कि जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। ऐसा कहकर वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। इधर जो सुमित्रा मैडम थी उसे देर हो रहा था अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए, तो वह झटपट से तैयार होती है, अपने ड्राइवर के साथ बैठकर उन आभूषणों को लेकर सीधा अपनी बहन की बेटी की शादी में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वह शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद वापस आती है। लेकिन दोस्तों पूरी शादी के दौरान और जब से वो उस ऑटो वाले से मिली थी उस ऑटो वाले का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह उसके बारे में सोच सोच कर बड़ी हैरान है और सोचने पर मजबूर है कि ये इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह वो मैडम तैयार होती है। तैयार होने के बाद अपने ड्राइवर के साथ उस पुलिस स्टेशन में जाती है जहां पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। वहां जाने के बाद वह ऑटो वाले के बारे में बता देती है और कहती है कि उन्होंने मेरा सामान वापस लौटा दिया है, बड़े ही ईमानदार रिक्शा वाले थे। अब इस बात को सुनकर पुलिस को भी बड़ा ही अचंभा होता है कि 6 लाख के जेवर एक ऑटो वाले ने इस तरह से कैसे लौटा दिए। उसके बाद पुलिस वाले भी उस एड्रेस को नोट कर लेते हैं और उस ऑटो वाले का सम्मान करने के बारे में सोचने लगते हैं। इधर जो सुमित्रा मैडम है वो अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर सीधा उस ऑटो वाले के घर पहुंच जाते हैं। ऑटो वाले की चौल में जब बड़ी गाड़ी आती है तो उसे देखकर जो भी लोग वहां पर रहा करते हैं वो एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लग्जरी कार थी और ऐसी कार आज तक उनकी चौल में नहीं आई थी। उसके बाद सुमित्रा मैडम उस कार से उतरती हैं और उतरने के बाद सीधा उस ऑटो वाले की जगह पर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद वो जैसे ही देखती हैं तो ऑटो वाले की पत्नी घर में कुछ काम कर रही थी और जैसे ही वो सुमित्रा मैडम को देखती है तो एकदम से हैरान और परेशान सी हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये मैडम कौन है और यहाँ पर क्यों आई हैं। लेकिन सुमित्रा मैडम ने पहले ही उसके पति को फ़ोन कर दिया था और कह दिया ताकि आते समय अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना। उतनी ही देर में उसका पति वहाँ पर आ जाता है और साथ में उसकी बेटी को भी लाया था। वह आकर सुमित्रा मैडम को और अपनी पत्नी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है, बताता है एक दूसरे के बारे में, कहता है कि इनका मेरा बैग रह गया था, मैंने आपको बताया था वही है ये। उसके बाद जो सुमित्रा मैडम है अपने ड्राइवर को भेजती हैं और उन सभी सामानों को उसके घर पर मंगवा लेती हैं। सुमित्रा मैडम ने पहले ही अरुण से पूछ लिया था कि तुम्हारे घर में कौन कौन है और उनके हिसाब से ही वो सामान लेकर आई थी। उसकी बेटी के लिए कई जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, उसकी पत्नी के लिए कई साड़ियाँ लेकर आई थी और साथ में ढेर सारा खाना पीने का सामान लेकर आई थी। वहाँ पर आने के बाद जैसे उस सामान को वो अरुण को देने लगती है तो अरुण पहले तो मना करता है, कहता है कि मैडम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सामान हमारे रिक्शा में रह गया था तो उसको लौटाने का हमारा फर्ज बनता है। अब इस बात को सुनने के बाद सुमित्रा मैडम उनसे कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और ये चीज़ तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो सामान तुमने लौटाया था उसमें तुम्हारे जैसे रिक्शे हैं वैसे 3-4 रिक्शे आ जाते हैं आराम से, क्योंकि जो तुमने ईमानदारी दिखाई है इस चीज़ को, उस ईमानदारी का इनाम समझो और अपने पास रख लो। इसके बाद वह उस सामान को
उसे दे देती है और वहीं पर बैठकर पूरी फैमिली से बतियाने लगती है। अब जैसे ही वो उनकी पूरी कहानी सुनती है तो कहानी सुनने के बाद जो सुमित्रा मैडम है वो भी थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं। जैसे जैसे अरुण ने उसे बताया था अपने बारे में कि ये रिक्शा मेरा किराए का है और इसको चलाकर मैं अपने परिवार का भरण पोषण किया करता हूं, और उनकी बेटी एक साधारण से स्कूल में पढ़ा करती थी। अब इसके बाद सुमित्रा मैडम उनके लिए और भी कुछ करना चाहती थी, तो वो कहती है कि आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है और इसकी पूरी देखभाल की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद अरुण पहले तो मना करता है, उनकी पत्नी भी मना करती है, लेकिन वो मैडम जिद करती है और इसी जिद के कारण वह उसकी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए बोलने लगती हैं। अब अरुण भी ज़्यादा मना नहीं कर पाता है। उसके बाद सुमित्रा मैडम उसे एक ऑफिस का एड्रेस देती हैं और कहती है कि कल तुम्हें इस ऑफिस पे आना है और मुझसे मिलना है। उसके बाद दूसरे दिन अरुण अपने ऑटो को लेकर उस ऑफिस पे जाता है। वहां जाने के बाद सुमित्रा मैडम वहां पर मिलती हैं और सुमित्रा मैडम अपने मैनेजर से कहती हैं कि तुम ऐसा करो, इस व्यक्ति के लिए एक ऑटो निकाल कर दे दो, उसकी पूरी पेमेंट कंपनी के अकाउंट से कर देना। अब इस बात को जैसे अरुण सुनता है तो वो फिर एक बार से मना करता है, लेकिन सुमित्रा मैडम जोर देते हुए उसको उस ऑटो को दिला देती हैं। अब वह अपने ऑटो को चलाया करता है, ना ही उसे किसी को किराया देना पड़ता है और ना ही ऑटो की किस्त देनी पड़ी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ पुलिस वाले भी उस रिक्शा वाले को ढूंढकर उसका अच्छी तरह से आदर सम्मान करते हैं। और जैसे ही पुलिस वालों ने उसका आदर सम्मान किया था तो मीडिया को भी बुलाया था, और जैसे ये बात चारों तरफ फैलती है तो उस रिक्शे वाले की मिसाल दी जाती है जगह जगह पर ईमानदारी के लिए, क्योंकि उसने 6 लाख का सामान ऐसे ही वापस लौटा दिया था। उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये थी कहानी एक रिक्शा वाले की जिसने अपनी ईमानदारी को खराब नहीं होने दिया, चाहे सामने कितना ही पैसा रुपया पड़ा हो। आप क्या कहना चाहते हो उस रिक्शा वाले के बारे में, क्या कहना चाहते हो उस मैडम के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इनमें से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।